Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the 8th day of transitional curriculum. I welcome you all. I had the pleasure of introducing you earlier. Let's welcome again to the mainstream of education. His previous lecture was a masterpiece of clarity and brilliance, and we are privileged to have him back on the stage for another enlightening session. His expertise and passion for teaching shine through in every word, making complex concepts feels like breeze. As he graced the stage again, let's express our gratitude for his commitment to making learning not just informative but truly enjoyable. He is none other than Dr. Jamal Akhtar Sahab, Associate Professor, Department of Polyathy, GDCS Patna. Please welcome him with appreciation he truly deserves. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Dear PG scholars and students, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा लेक्चर है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर स्किल क्या है। क्योंकि किसी भी प्रोफेशन में आज के वक्त में अगर आप देखें तो विदाउट कंप्यूटर नॉलेज आप इनकम्प्लीट है। और खास तौर से जो हम लोगों का प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में कंप्यूटर की दिन ब दिन जो जरूरत है वो बढ़ती चली जा रही है। अगर कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं रखता, उसको चलाना नहीं आता, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर की जो नॉलेज है हमें इस लेवल की चाहिए कि IIT लेवल की या जो IT सेल की है, वहां तक की हमको जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है बिल्कुल बेसिक चीजों की, जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, या इसी तरह से चार्ट बनाना है, टेबल बनाना है। इस तरह की जो बेसिक चीजें, फोटो इंसर्ट करना है, इस तरह की जो चीजें हैं उन चीजों का जानना बहुत जरूरी है। अभी आप लोग तमाम लोग जो लोग नीट की तैयारी करते होंगे, अब देखते हो फॉर्म भरने के लिए हमें क्या साइबर कैफे की जरूरत पड़ती है। पता चला आप साइबर कैफे पे आप गए, वहां पर लंबी लाइन लगी हुई है। किसी काम को करने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत अगर कंप्यूटर की नॉलेज है तो ये काम तो आप बिल्कुल एकदम आसानी से कर सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर जिसमें आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, उस हिसाब से डिजाइन किया रहता है। आपकी स्टेप वाइज, जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं अप्लाई करना है, जैसे नीट में अप्लाई करना आपको, तो वहां पर रहेगा कि अप्लाई फॉर, तो आप वहां पर क्लिक करिएगा तो वो आपका नीट का वो खुल जाएगा। वहां पे फिर नेम का कॉलम होगा, फादर्स नेम का कॉलम होगा, डेट ऑफ बर्थ का कॉलम होगा, यानी जो सीरियल वाइज जैसे जैसे है आप उसमें सिर्फ टाइप करते जाइए और आपका फॉर्म फिलअप होता चला जाएगा। कभी कभी होता क्या है, जब हम साइबर कैफे पे जाते हैं, उसको चूंकि वो पैसे के लिए काम करता है तो बड़ी बड़ी मेजर मिस्टेक हो जाती है। आपको उस बात का एहसास नहीं होता है, लेकिन जब आप काउंसलिंग के अंदर जाते हैं, अभी इस बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का मिला कि स्टेट काउंसलिंग में जब वो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आजकल ऑनलाइन बनता है तो उसमें अस्थाई की जगह अस्थाई लिखा हुआ है। तो वो क्या करते हैं, जो टिक करने वाला रहता है कि रेजिडेंशियल जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो अस्थाई बना रहे हैं कि अस्थाई, आपको खाली टिक करना है। तो अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो अस्थाई बन गया। और जब स्टेट की काउंसलिंग होती है तो अस्थाई जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है उसमें आपको स्टेट की सीट नहीं मिलेगी, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इतनी ये सब माइनर गलती हो जाती है अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा नहीं हो। अभी कल की अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमें जब प्रिंट आउट करके मिलता है तो हम उसको पढ़ते भी नहीं कि उसमें गलती क्या हुई।
अभी कल एक देखा कि उनका जो पहले का डॉक्यूमेंट था उस पर डेट कुछ और मेंशन थी, अभी जो फाइनल डॉक्यूमेंट जब उन्होंने वहां से निकाला था उसमें कुछ और डेट मेंशन है। तो इस तरह की जो गलती होती है, अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, जब वो बन रहा है वहां पर आप खड़े हैं, वहां पे आप देख रहे हैं, तो चीजों को आप वहां पर इनपुट कर सकते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये नहीं है, 96 नहीं 97 है, मेरा एरिया जो है ब्लॉक ये है, पटना नहीं है, वो गया है। तो ये सब चीजें इनपुट आप तभी दे पाएंगे जब आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज हो। कंप्यूटर की नॉलेज के बिना आपका एक काम नहीं चलेगा। बहुत मैं आपको बुनियादी चीज बता दूं, मेरे एक कलीग थे, उनकी वाइफ जो थी वो मॉरिशस की थी। तो फर्स्ट टाइम जब उनका वीजा एक्सटेंशन की बात थी, तो उन्होंने वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया साइबर कैफे से, तो उसने 10,000 उनसे वीजा एक्सटेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना था और उनसे 10,000 लिया। नेक्स्ट ईयर जब चूंकि स्टार्टिंग में जो होता है 5 साल तक, वो 1 ईयर का एक्सटेंशन मिलता है वीजे का, तो नेक्स्ट ईयर उन्होंने मुझसे कहा कि यार वो पिछली बार मैंने वीजा के लिए अप्लाई करवाया था, तो 10,000 रुपये मुझसे दिया साइबर वाला, जरा देखिए आप कर सकते हैं। मैंने कहा कि वो कहाँ पे करना है? उन्होंने कहा कि FRRO जो साइट है उसी पे आपको जाके अप्लाई करना है। मैंने कहा रुकिए थोड़ा सा मैं यूट्यूब से देख लूँ उसको अप्लाई करते कैसे। यूट्यूब पे तमाम चीजें मौजूद हैं, कोई भी चीज आपको देखना है वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। वहां से मैंने देखा तो मुझे लगा कि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा कि आपके पास अगर सारा डॉक्यूमेंट है तो लाइए मैं पहले स्कैन कर लेता हूँ, और स्कैन करके सब फाइल मैंने रख लिया। और जब मैंने भरना शुरू किया मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगा, मतलब उसमें कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि एक आदमी जो पहले अप्लाई किया है उसकी इंफॉर्मेशन तो सारी ऑलरेडी मौजूद रहती है, सिर्फ नया डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है कि आप जहाँ रह रहे हैं रेजिडेंस का एक वो करना है, 1 साल का जो आपका सैलरी स्लिप है वो आपको अपलोड करना था। तो बाकी तमाम चीजें ऑलरेडी मौजूद ही थी, 5 मिनट के अंदर वो अप्लाई कर दिया और 1 हफ्ते के बाद जो है उनका वीजा एक्सटेंशन का वो अप्रूव हो गया। तो इस तरह से चीजें होती है। अगर आपको कंप्यूटर की स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, आप छोटा छोटा जो काम है आप अपने कंप्यूटर पे नहीं कर सकते, तो आपको हर स्टेप पे किसी की मदद लेनी पड़ेगी, किसी की जरूरत पड़ेगी। और जब आप किसी से मदद लेंगे या किसी की जरूरत है, किसी को आपकी मदद लेनी पड़ती है, तो जाहिर है कि उसको जब टाइम मिलेगा तब आपका होगा, आपके टाइम के हिसाब से नहीं होगा। मान लीजिए कि आपको जरूरत थी, आपने मुझसे कहा कि जरा ये मेरा फॉर्म आप भर दीजिए, तो मैं आपका फॉर्म तभी भरूंगा जिस टाइम मैं फ्री होऊंगा। ऐसा नहीं मैं अपना काम छोड़ के आपका काम करूंगा। तो ये सब चीजें बिल्कुल बेसिक होती है, बुनियादी होती है, इन सब चीजों का होना जरूरी है। और साथ ही साथ अब इसकी एक और इम्पोर्टेंस इसलिए आ गई कि अब जो भी यूएमएस करने के बाद जब आप किसी कोर्स में के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे लेक्चरशिप के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो वहां पर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं है। एक तो ये ऑप्शन होता है, वहां पर आप यस आप नो करके तो निकल जाएंगे फॉर्म के टाइम, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाते हैं ऑलरेडी वहां पर कंप्यूटर रखा हुआ होता है और आपसे जो वहां पर अथॉरिटी होती है, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को कंप्यूटर पे बैठा देती है, आपको क्या आता है। जैसे मैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में इंटरव्यू के लिए गया, तो वहां पर जो वो थे कटोच करके वो हैं एडिशनल सेक्रेटरी साहब थे इंटरव्यू में, तो उन्होंने मुझसे पूछा भाई आपको कंप्यूटर आता है? मैंने कहा जी। कह कंप्यूटर में क्या क्या आता है? तो मैंने बताया वैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ग्राफ बनाना है, चार्ट बनाना है, ये तमाम चीजें मतलब जो बेसिक चीजें हैं वो तमाम चीजें आती है। तो उन्होंने कहा कि आप कंप्यूटर पर बैठ के कर सकते हैं? मैं बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। तो मुझे तो कंप्यूटर पर नहीं बैठा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को बैठा दिया जाता है। इसी तरीके से आजकल जब आप कंप्यूटर कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर आपको लेक्चरशिप के लिए आप जाते हैं, तो लेक्चरशिप का आजकल एक नया पैटर्न बना है कि वहां पर प्रोजेक्टर पड़ा रहता है, वहां पे आपको व्हाइट बोर्ड पड़ा रहता है, मार्कर रहता है, और आपसे कह दिया जाता है कि मान लीजिए कि आप हम स्टूडेंट हैं, आप कोई टॉपिक पढ़ा दीजिए। अभी हमदर्द में मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो हमदर्द में वाइस चांसलर थे और वो क्या उनका नाम था सोहेल फातिमा मैम, और 2 एक्सटर्नल थे। उन्होंने तो वाइस चांसलर ने कहा कि क्योंकि आप लेक्चरशिप के लिए आपने अप्लाई किया है,
तो मान लीजिए कि हम एक स्टूडेंट हैं और आप हमको पढ़ा दीजिए, वहाँ पे व्हाइट बोर्ड रखा हुआ था। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये चीजें ऐसा नहीं कि आपको जज करने के लिए, रियल में आपको देखा जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। ये सब चीजें आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक किया जाता है। तो जो चीजें बुनियादी हैं, जो बेसिक हैं, जिंदगी के हर शोबे में आपको उसकी जरूरत पड़ती है। उन्हीं में एक जरूरत आपका ये कंप्यूटर स्किल है। तो कंप्यूटर स्किल जब किसी भी प्रोफेशनल आप कोर्स में है तो आपको कंप्यूटर आना जरूरी है। बुनियादी चीज है एकदम से, ये तमाम चीजें आपको बिल्कुल एकदम से आना चाहिए। ये स्लाइड रियल में जो है वो पीजीज के लिए है, लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं था, अभी ने मुझे रात में फोन किया कि सर आपका कंप्यूटर स्किल पे है, अगर उसने कल दिन में मुझे बताया होगा तो शायद मैं यूजी के लिए थोड़ा सा स्लाइड अलग से बना लिया होगा। लेकिन इसमें कुछ चीजें जो आपके काम की है, मैं रोल ऑफ कंप्यूटर जो है, जैसे जो सबसे ज्यादा बुनियादी चीज है वो दो हमको जरूरत पड़ती है, एक एमएस वर्ड और एक एमएस एक्सेल। एमएस वर्ड में बहुत सारी चीजें हमें शॉर्टकट की पता, बहुत सारी चीजें क्या होती है, आप राइट करके सिलेक्ट करके आप चीजों को आप माउस की मदद से कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती है शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई चीज कॉपी करना है, कोई चीज कॉपी करना है तो आप उसको सिलेक्ट करिए, कंट्रोल सी दबाइए, वो चीज क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। जहां पे उसको पेस्ट करना है आप कर्सर वहां पे रखिए और कंट्रोल बी दबाइए, वहां पर पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह कोई चीज एक जगह से उठा के दूसरी जगह आपको रखना है, आपको बजाय कि आप कट पेस्ट करिए, आप कंट्रोल एक्स दबाइए, वहां से वो कट हो जाएगा, और जहां पे आपको पेस्ट करना है वहां पर आपको पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से कोई चीज इंसर्ट करना है, जैसे मान लीजिए कि क्योंकि जो एमएस वर्ड का जो पेज होगा, आप कोई चीज जब लिखेंगे तो जहां से लाइन शुरू होती है या जो भी मार्जिन आपने दे रखा है अपर में या लोअर में, राइट में और लेफ्ट में, उसी मार्जिन के अंदर आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई फिगर ऐसे करना है कि हमें लाइन से ऊपर कोई चीज इंसर्ट करना है। मान लीजिए कि हमें पेज के ऊपर जो है एक लोगो सेट करना है, हमें कॉलेज का लोगो सेट करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हम एमएस वर्ड खोलेंगे, एमएस वर्ड में वहां पर इंसर्ट का एक ऑप्शन है, वहां पर जाएंगे और वहां पर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। अब वो ब्लॉक्स कोई सर्कुलर भी है, कोई ओवल शेप में है, कोई रेक्टेंगुलर है, कोई स्क्वायर है। आपको ब्लॉक किस तरह का लेना है, वो चीज जो इंसर्ट करना है, जो लोगो इंसर्ट करना है, वो आपको सर्किल में करना है, आपको रेक्टेंगुलर में करना है, आपको स्क्वायर में करना है। वहां आप उसको शेप को आप सिलेक्ट करिए, शेप को सिलेक्ट करके आप जहां पर आपको करना है आप वहां पर उसको बनाए। उसको बनाने के बाद आप जिस इमेज को पेस्ट करना है वहां पर इमेज को आप डाल दीजिए, तो वो चीज उसी बॉक्स के अंदर है। जब आप पेस्ट करेंगे तो वहां पर आपको लाइन वाला भी शो करेगा कि आपने स्क्वायर लिया है, तो वो स्क्वायर की लाइन शो करेगी। आप चाहते हैं कि आपको लाइन जो है वो शो ना हो, आपको सिर्फ फोटो दिखे या लोगो दिखे, लोगो के चारों तरफ लाइनिंग नहीं दिखे, तो वहां ऊपर आप देखेंगे सेंटर में लाइनिंग का ऑप्शन होता है। आप उस ऑप्शन पे आप नो को क्लिक कर देंगे तो आपकी लाइनिंग दिखाई नहीं दी। तो इस तरह से बिल्कुल इसी तरह से समझ लीजिए कि इंसर्ट टेबल करना है, किसी पेज पे आपको टेबल को इंसर्ट करना है। आप इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में जाके इंसर्ट टेबल का एक ऑप्शन है। इंसर्ट टेबल के ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कि आपको कॉलम्स कितने लेने हैं, आपको रोज कितने लेने हैं। अगर आपको पहले से पता है कि मुझे 5 कॉलम चाहिए और 12 रोज चाहिए, आप क्या करेंगे, उतना आप वहां पर टाइप कर दीजिए और उसको इंटर कर दीजिए, आपके वो उतने रोज और उतने कॉलम ऑलरेडी हो जाएंगे। एक तो हम ये कर सकते हैं कि जो आपने कॉलम लिया, अब उसकी एडजस्टमेंटिंग आप बहुत आसानी से आप कर्सर की मदद से या माउस की मदद से आप उसको कर सकते हैं। कौन सा कॉलम छोटा करना है, जैसे सीरियल नंबर का है उसको आपको नैरो कर दीजिए, नाम का है तो थोड़ा बड़ा कर दीजिए, कोई नंबर लिखना है तो उसको छोटा कर दीजिए, अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप चाह रहे हैं कि ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग क्या है, सब कॉलम की लाइनिंग जो है एकदम बराबर, क्योंकि आप अगर अपने हाथ से उसमें रो को अगर बराबर करेंगे
तो कोई रोड थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, कोई छोटी हो जाएगी। उसको करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, आप तमाम रोड को एक साथ सेलेक्ट करिए। एडजस्टमेंट, स्पेस एडजस्टमेंट का एक ऑप्शन होता है। स्पेस एडजस्टमेंट में आप उसको 1 पर रखना है, 1.5 पे रखना है, 1.15 पे रखना है, 2 पे रखना है। उसको सेलेक्ट करके आप कर देंगे तो तमाम लाइन क्या होगी, आपको एक साथ बराबर की हो जाएगी। यानी बिल्कुल कोई भी चीज देखने में ऐसा देखिए, बनाना अलग चीज है, उसमें थोड़ा सा दिखना चाहिए कि वो चीज अच्छी भी लगे। आपने बहुत सारे ऐसे लोग बना के ले आते हैं कि बस कोई लाइन छोटी है, कोई बड़ी है, कोई ज्यादा स्पेस है, किसी में कम स्पेस है। तो ये तमाम चीजें क्या है, जब वो प्रिंट आउट आप निकालेंगे वो बड़ा बुरा सा लगता है। तो इस तरह की चीज अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, कोई एप्लीकेशन आप डाल रहे हैं, तो सामने वाले पर उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इम्पैक्ट बड़ा खराब पड़ता है। तो ये तरह की जो चीजें हैं आपको बेसिक यानी ये बुनियादी चीजें जो है आपको आना जरूरी है। तो अगर आपको ये सब चीजें आती रहेंगी तो आपको घड़ी घड़ी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपना अच्छा खासा टाइम क्या है आप बचा लेंगे। अदरवाइज आप जब भी कोई जरूरत पड़ेगी आप किसी को पकड़ेंगे कि मेरा ये काम करवा दो, मेरा ये बना दो। क्योंकि अब आप लोगों ने एडमिशन लिया है तो हर आप प्रोफेशन में जाएंगे तो कभी चार्ट बनाना रहेगा, कभी फ्लेक्स बनाना रहेगा। क्योंकि जो फ्लेक्स वाला जो प्रोफेशनली वहां पर बैठा हुआ है उसको थोड़ी मालूम है कि ये मेडिकल, वो तो मेडिकल चार्ट में होता नहीं है, वो तो टेक्नीशियन होता है। तो आप जैसा बना के देंगे और जैसा कहेंगे वैसे ही वो बना देगा। उसको तो स्पेलिंग भी पता नहीं होती है, बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है। तो ये आप अगर आप उसको मटेरियल टाइप करके सॉफ्ट कॉपी दे देंगे तो वो क्या करेगा, उसको कट पेस्ट करके आपने जो उसको सॉफ्ट कॉपी दिया वो उसको कट पेस्ट करके वहां पे आप कहेंगे यहाँ ब्लॉक्स में डाल दीजिए तो ब्लॉक्स में डाल देगा। उसको कहेंगे सर्किल में इसको बना दीजिए तो सर्किल में डाल देगा। वो कहेगा फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप बना दो तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना देगा। तो अगर आपको बेसिक चीजें अगर आपको पता है तो आप बड़ी आसानी से ये सब चीजें कर सकते हैं। ये सब काम कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप सब लोग स्मार्टफोन रखते हैं, सब लोग चलाते हैं, टाइपिंग जानते हैं, बस उसकी भी टाइपिंग कुछ इसी तरीके से होती है, थोड़े से फर्क के साथ होती है। इसी तरीके से पेज ओरिएंटेशन का मतलब दो आप देखें, एक पोर्ट्रेट कहते हैं जैसे लोग इस तरह से ये पोर्ट्रेट है ओरिएंटेशन और ये क्या है आपका लैंडस्केप है। तो कोई चीज मान लीजिए कि आप कोई कॉलम बना रहे हैं, आपको मान लीजिए 15 कॉलम, अब 15 कॉलम अगर आप इस तरह से पोर्ट्रेट पे आप बनाएंगे तो कॉलम क्या होंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे, आपको स्पेस नहीं मिलेगा उसमें लिखने के लिए। तो आप ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पेपर को लैंडस्केप कर देते हैं और उसमें कुछ करना नहीं है। आप ऊपर आप लेफ्ट साइड में आप जाएंगे, पेज लेआउट का ऑप्शन होगा, पेज लेआउट पे आप जाइए। पेज ओरिएंटेशन हम अपने हिसाब से करते हैं कि हमें स्पेस कितना चाहिए, कॉलम कितना बनाना है, उसको कैसे करना है, उसके हिसाब से हम पेज ओरिएंटेशन का कॉलम लेते हैं। तो ये सब चीजें कोई मुश्किल नहीं है। आप एक बार अगर आप बैठे तो आपको ये सब चीजें 1-2 दिन के अंदर समझ में आ जाएगी और खुद ब खुद आप करने लगेंगे। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जैसे आप कोई चीज बनाते हैं, कोई चीज लिखते हैं, तो कभी कभी उसमें क्राइटेरिया दिया रहता है कि आपको फॉन्ट बहुत सारा किया रहता है, कोई रोमन में आपको लिखना है या इसी तरह से कैलिबर में लिखना है आपको, या आपको बहुत सारे करीब 50 फॉन्ट है। तो जिस फॉन्ट में ऐसा नहीं कि आपको फॉन्ट में लिखना है, सिंपल लिखिए, कंट्रोल ए दबा के सिलेक्ट कर दीजिए, जिस फॉन्ट में आप चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए। आप देखते हो कि बहुत सारी कंपनियों का जो लोगो होता है उसमें जो लिखावट होती है वो लिखावट क्या होती है, यूनिक होती है, अलग होती है। उस कंपनी का जब भी कोई चीज आएगा उसी फॉर्मेट में आएगा, वो अपने फॉन्ट को चेंज नहीं करते। तो ये क्या होता है, एक उस कंपनी की पहचान होती है। वो चूंकि मैं भी एक कोचिंग सेंटर से लगा हुआ हूँ, आप उसमें देखिए एक लोगो दिया है गैलेक्सी ऑफ यूनिवर्स। आप उस लोगो में देखें जो जो लिखावट है गैलेक्सी ऑफ यूनिवर्स, वो स्पेशल फॉन्ट उसको चूज किया करके लगाया है कि जब भी आप कोई चीज इस प्लेटफॉर्म से रहेगी, अगर वो इस
फॉर्मेट में है तब तो वो उसका है, अदरवाइज वो किसी और ने बनाया है। तो इस तरह से हर कंपनी जो है इस तरह से आपको तो बिल्कुल आसान है, उसमें कुछ करना नहीं है, आपको वो फॉन्ट सीखना नहीं है। कंप्यूटर में वो फॉन्ट ऑलरेडी मौजूद होता है, आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करिए और उस फॉन्ट को सिलेक्ट करिए, आपका जितना मटेरियल है वो उसी फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई फॉन्ट आपके पास आपके कंप्यूटर में वो फॉन्ट नहीं है, और जो फॉन्ट मांगा है किसी कंपनी ने या कोई चीज आप लिख रहे हैं, उसका ये क्राइटेरिया है कि आप जो हमको सबमिट कर रहे हैं वो आपका इस फॉन्ट में हमको चाहिए। तो उसमें कुछ नहीं करना, आप नेट पे जाइए गूगल पे और उस फॉन्ट को फ्री डाउनलोड फॉन्ट का नाम आप लिख दीजिए, एकदम छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, बल्कि आप क्लिक करिए वो डाउनलोड हो जाए, इतना भी टाइम नहीं लगता। आप उसको जाके फॉन्ट में आप उसको या तो पेस्ट कर दीजिए या उसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर पे। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको जरूरत पड़े उस फॉन्ट की, आप मटेरियल को सामने रखिए, उसको कंट्रोल ए दबा के उस फॉन्ट पे क्लिक कर दीजिए, वो फॉन्ट ऑलरेडी आपका मटेरियल जो है उसी फॉन्ट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब जो बुनियादी चीजें हैं बिल्कुल आसान है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है। आप अगर इस तरह से करना चाहें तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं। देखो इस तरह की चीजें जो है जब तक हम अपने हाथ से करेंगे नहीं, एक होता है कि आपने थ्योरी पढ़ा, किसी ने आपको इंस्ट्रक्ट किया, बताया कि ऐसे बना, वो आपको प्रैक्टिकल चीज नहीं आएगी। प्रैक्टिकल चीज तभी आएगी जब आप कंप्यूटर पे बैठ के खुद से बनाएंगे नहीं, तब तक वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। तो किसी भी चीज को करने के लिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जब तक आप उसको करेंगे नहीं वो चीज आपको नहीं समझ में। एक बार आप करेंगे, अभी कल की बात है, कल एक हमारे सर थे, उन्होंने कहा कि एक पेपर होता है विभाग का कंप्यूटर का, उसमें दिया रहता है कि राइट, या फिर उसमें वहां पर कुछ लिख दिया, फिर कॉमा कर दिया, और कॉमा करने के बाद फिर उसमें कोई गिनती लिख दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि इस को कैसे हम सॉल्व करेंगे, दिया था कि एक्सेल में इसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा ये तो एकदम नई चीज है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा चलो रुकिए मैं थोड़ा सा देखता हूँ। देखिए आज के वक्त में कोई चीज सीखना बड़ा आसान। मैंने कहा पहले मैंने यूट्यूब पे देखा कि कहीं पर कोई ऐसा मिल रहा है, यूट्यूब पे मुझे कोई वैसी चीज नहीं मिली, मैंने डायरेक्ट फिर गूगल पर टाइप कर दिया, मतलब जो चाहिए था वो गूगल पे टाइप कर दिया। गूगल ने मुझे स्टेप बता दिया कि इस तरह से, बल्कि उसने स्टेप क्या बताया वो तो उससे भी आसान था। आप एक्सेल खोलिए, जो वो पूछ रहा है वो टाइप करके इंटर मार दीजिए, उसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जा रही है। यानी अगर आप पेन कॉपी से आप करते तो पता नहीं कितना टाइम लगता है, इधर सेकंड भी नहीं लगता। क्योंकि वो पेपर क्या है ऑनलाइन होता है। तो मैंने कहा कि जरा ये देखिए कि क्या कॉपी हो रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो जो वो पूछा है उसको हमने वहां से सिलेक्ट किया, कॉपी करके एक्सेल में वहां पे डाला, पेस्ट किया, इंटर मार दिया, उसकी वैल्यू नीचे कॉलम में दिख रही। तो बिल्कुल ये सब चीजें इतनी आसान, जब तक हमको पता नहीं है वो चीज बहुत मुश्किल है, जब आप करने लगेंगे तो चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। तो ये सब चीजें आपको करने की जरूरत है और दिन ब दिन आपको इसकी जरूरत पड़ती जाएगी। इसी तरीके से जैसे एक्सेल है, एक्सेल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई डाटा जो है वो सीरीज में डाटा की बहुत ज्यादा, तो अगर 50 कॉलम है, अब जाहिर है कि आप एमएस वर्ड में आप 50 कॉलम तो बन नहीं पाएगा। तो ऐसे वक्त में हम क्या करते हैं, एमएस एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। उसमें ऑलरेडी बहुत सारी लाइनें हैं, आप हर एक को आप उसमें डालते चले जाइए। और एक्सेल एक चीज और बड़ी अच्छी करता है, चीजों को खुद ब खुद कन्वर्ट भी करता है। जैसे आपको सीरियल नंबर करना, आपको सीरियल नंबर टाइप नहीं करना, 1 और 2 लिख दीजिए, दोनों को सेलेक्ट करिए और बिल्कुल एक क्रॉस टाइप का निशान आएगा। हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं कान पकड़ के नीचे खींच दो, कान पकड़ के नीचे खींच दीजिए, वो पूरा सीरियल नंबर कहीं ना। आप गलती कर सकते हैं, कंप्यूटर गलती नहीं करेगा। इसी तरह से कोई चीज आप एक लाइन में है वहां पर आपको ज्यादा लिखना है, या हमें 2 लाइन वहां पर जरूरत पड़ेगी, हम क्या करते हैं उसको 2 लाइन को सिलेक्ट करके मर्ज कर देते, दोनों एक बॉक्स बन जाता। इसी तरीके से किसी चीज का कोई चीज जोड़ना है, जोड़ने के लिए तो ऑलरेडी वहां पर मौजूद है,
आप सबको एक साथ सिलेक्ट करके ऑटो सम पे आप क्लिक कर दीजिए, सब एक साथ सम हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारी चीज एवरेज निकालें, जैसे आपका बैच तो छोटा हो गया, आपकी जो सीनियर बैच है वो 110 का बैच है। अब उनकी जब हम लोग मार्किंग करते हैं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम है, पहले 3 पीरियोडिकल है फर्स्ट 6 मंथ में, फिर एक आपका टर्म टेस्ट है। तो उसमें करना क्या होता है कि पहले 3 पीरियोडिकल का मार्क्स जोड़ के उसे 3 से डिवाइड करना, यानी उसका एवरेज निकालना। अब अगर 110 लोगों का हम बैठ के कंप्यूटर से, कैलकुलेटर से या मोबाइल से या लिख के आप करें तो बहुत दिक्कत होगी। हम क्या करते हैं, हमने एक का ऊपर एवरेज निकाल दिया, उसको पकड़ के नीचे खींच दिया, सबका एवरेज एक साथ निकाल दिया। तो ये सब चीजें कंप्यूटर की मदद से इतनी आसान हो गई कि जो चीज हम घंटों में कर रहे थे वो चीज अब मिनटों में होता है। हमें करना नहीं, आप जल्दी कर सकते हैं, आपके जोड़ने में हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर को बनाया ही, वो सॉफ्टवेयर जनरेट किया ही जाता है। अभी इस बार एडमिशन में आप देखें कि जब आप काउंसलिंग में जाते होंगे, पीजी का जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसकी मैट्रिक्स सीट है, सीट मैट्रिक्स में इस तरह से उसको बनाया गया कि अगर तो कोई मान लो कि कोई किसी कैटेगरी का स्टूडेंट है और उस कैटेगरी के स्टूडेंट ने जनरल की कोई सीट ऑक्युपाई कर दी, जनरल की भाई उसकी रैंक अच्छी थी तो उसको ऑप्शन है, तो चाहे तो जनरल से ले चाहे तो कैटेगरी से ले। वो जैसे ही जनरल की, क्योंकि जब पीजी में आप जाते हैं तो आप सोचते हैं मुझे फला डिपार्टमेंट में, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस होती है, कोई किसी डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, कोई किसी डिपार्टमेंट में जाना चाहता है। तो आप जैसे ही कैटेगरी की सीट लेंगे या जनरल की आपने सीट लिया तो उधर सॉफ्टवेयर का करेगा कैटेगरी की सीट ब्लॉक कर देगा, या आपने कैटेगरी से ले लिया तो आप कैटेगरी की आपने जनरल से ले लिया एक सीट, तो जनरल की एक सीट को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि जनरल वाले का एक का नुकसान होगा तो दूसरा आदमी नहीं ले पाएगा। जब उसी कैटेगरी का कोई आएगा तब वो उसी को मिलेगा। तो ये सब चीजें बिल्कुल इस तरीके से बना दिया है, सॉफ्टवेयर को जनरेट ही ऐसा कर दिया गया है कि एक को आप करें, यानी यहाँ पर जो बेईमानी के जो चांसेस थे कि भाई मेरा जानने वाला है, इसको ये सीट अलॉट कर दीजिए, ये तो मेरे खानदान का है, इसको 5 सीट अलॉट कर दी, तो ये सीट अलॉटमेंट भी वो अब खत्म हो कि लड़का जैसे जैसे लेता जाएगा सीट क्या है बढ़ती जाएगी। यहाँ बीसीसी में तो खैर डिस्प्ले नहीं है, लेकिन हम लोग वहां रहते थे गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी होशियारपुर में, तो वहां पे बड़ी सी स्क्रीन लगी रहती थी काउंसलिंग में रहने, तो लड़का जैसे जैसे लेता जाता था एडमिशन, वहां पर स्क्रीन पे बची सीटें जो है वो देख रहता था। तो किसी ने कैटेगरी से लिया तो कैटेगरी की ब्लॉक हो जाती, या किसी ने कैटेगरी का लगा था जनरल से ले लिया तो कैटेगरी वाली ब्लॉक हो गई। तो इस तरीके से वो सॉफ्टवेयर जनरेट किया हुआ रहता था और वो तमाम चीजें बिल्कुल दिखता रहता। आप इसको ओपन करें तो वो ब्लॉक, उससे ले तो ये ब्लॉक हो जाती। तो इसमें क्या होता है कि चोरी के जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। तो ये बुनियादी चीजें कंप्यूटर स्किल आपको हर हाल में यूं समझिए आपको आना चाहिए। इसी तरह से कोई आपको मान लीजिए कि चार्ट बना, आप देखते होंगे कि कहीं पर चार्ट इस तरह से बना रहता है, कहीं कोनिकल है, कहीं पाई शेप में है, कहीं लाइन चार्ट है, कहीं पाई चार्ट है, मुख्तलिफ किस्म के चार्ट होते हैं। इसको आपको ऐसा नहीं कि उसको बनाना है, आप ये कंप्यूटर खुद बनाता है। आप टेबल बनाइए एक्सेल में और उसको जिस तरह आपको पाई चार्ट चाहिए, पाई चार्ट पे आप क्लिक कर दीजिए, उसी टेबल के नीचे पाई चार्ट आ जाएगा। उसी को आप क्लिक कर दीजिए, लाइन चार्ट में चाहिए, क्लिक कर दीजिए, लाइन चार्ट आ जाएगा। आपको जिस तरह का चाहिए, कोनिकल वाले में चाहिए तो कोनिकल आ जाएगा, यानी जैसा आपको चाहिए। आप खासतौर से पीजी के लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपनी थीसिस में जिन लोगों का प्रैक्टिकल वर्क है उनके लिए तो ये एकदम मस्त है। ऐसा नहीं कि देखो कोई लेके नहीं पैदा होता, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत कंप्यूटर पहले आता था, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, तो ईमेल बनाना भी नहीं आता था। लेकिन पीजी में एडमिशन होते हुए हमारे सर ने मुझे इतना रगड़ा कि मुझे सब चीज उन्होंने सिखा दिया। और लास्ट में थीसिस के वक्त आलम ये हो गया कि मैंने अपनी पूरी थीसिस खुद से टाइप कर ली, पूरा चार्ट खुद से बना लिया, पूरा टेबल खुद से बना लिया, बाहर से पेपर खरीद के बस जाके प्रिंट आउट भी करवा दिया, अब कुछ नहीं करना।
न तो हमें किसी की जरूरत पड़े कि स्टैटिस्टिशियन को पकड़ के अपना स्टैटिस उसकी निकाली जाए, तो सीख के तमाम चीजें खुद से कर दी। जहां जहां फंसे किसी की मदद की जरूरत थी, तो मेरी एक कलीग थी, उसका भाई वो बीटेक किया हुआ था और खासतौर से वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में था, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर में था। तो कोई चीज कभी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो उससे पूछता था कि ये कैसे होगा, वो फटाफट अगर उसको आता था तो उस टाइम बताता था, अदरवाइज वो कहता था कि मैं बना के उसका फ्लो चार्ट टाइप से पीडीएफ बना के भेज देता था, आप इस तरह से बना लीजिए आपको बन जाएगा। तो अगर आप करते रहेंगे तो सीखते जाएंगे, आप तोड़ देंगे तो वहीं से आपका ये बिल्कुल इल्म एक ऐसी चीज है, आप जहां से शुरू करेंगे ग्राफ वहीं से आपका ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, और जहां आपने पढ़ना लिखना छोड़ दिया वहीं से आपका ग्राफ नीचे आएगा। ये कभी मत सोचिए वो ब्रिलियंट है, वो इस तरह का है, वो तो फला बैच का है, वो फला स्कूल का पढ़ना है। उसके साथ साथ उसकी मेहनत, उसका लेबर, उसका लगन, ये तमाम चीजें उसके साथ शामिल हाल होती है। एक आदमी जो अभी तैयारी कर रहा था, पता चला पूरे साल उसने तैयारी किया, लास्ट का एक महीना छोड़ दिया, तो उसका ग्राफ वहीं से नीचे आ जाएगा, फिर उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो ये तमाम चीजें क्या है, लगन और मेहनत के साथ ही पॉसिबल है। अगर आप लगन और मेहनत के साथ किसी भी चीज को आप करते रहें तो आपको उसमें कामयाबी जरूर मिलती है। ऐसा नहीं, कोई भी, मेरा मानना है कि कोई भी चीज कोई लेकर पैदा नहीं होता है। क्लास दी है 11:30 से, इंशाअल्लाह। चलो कुछ चीजें जो हैं, जैसे पावर पॉइंट के ताल्लुक से है कि स्लाइड को किस तरह की आपको स्लाइड लेना है। स्लाइड में बहुत सारा पावर पॉइंट आप खोलेंगे तो वहां पे स्लाइड मौजूद होती है, बहुत सारी स्लाइड। अगर आप चाहते हैं मुझे स्लाइड लेना है, बहुत सारा गूगल से, नेट से आप डाउनलोड कर लीजिए, आप मास्टर स्लाइड आप डाउनलोड करके उस पर भी बना सकते हैं, या बहुत सारी वहां पर दी रहती है, आप उससे भी बना सकते हैं। स्लाइड का जो प्रेजेंटेशन है कि किस तरह की स्लाइड चाहिए, क्योंकि स्लाइड में अट्रैक्शन जरूरी है। एक होता है आपने व्हाइट स्लाइड ले लिया और व्हाइट आपने बना दिया, ठीक है, कुछ काम चल जाएगा, लेकिन अगर ऑडियंस को आपको अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ तो स्लाइड के अंदर अट्रैक्शन जरूरी है। और वो चीज बहुत बड़ी है, जब आप कहीं पर प्रेजेंट कर रहे हैं और आपकी स्लाइड में अट्रैक्शन हो तो लोग आपको अटेंशन देंगे, अदरवाइज उतने आपको गहराई से नहीं सुनेंगे। या तो आपका नाम बहुत बड़ा, दो चीजें हैं अट्रैक्शन के लिए, या तो आप कुछ अट्रैक्टिव चीज करें, या तो आपका नाम ही इतना बड़ा हो कि लोग आपके नाम से ही आपको जानते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। स्लाइड को एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं कि किस तरह की स्लाइड आपको लेना है, आपको 2 कॉलम वाली स्लाइड लेना है, या इसी तरह टाइटल वाली लेना है, या आपको टाइटल और नेम वाला लेना है, टाइटल और कंटेंट वाली लेना है। ये तमाम चीजें आपको बिल्कुल वहीं वहां पर आपको लेफ्ट साइड में स्लाइड का ऑप्शन होता है, आप वहां पर क्लिक करिए, हर तरह की स्लाइड वहां पर मौजूद होती है। इसी तरह से स्लाइड मूवमेंट, स्लाइड को स्लो मूव करना है, तेज मूव करना है, वो आप कर सकते हैं। फास्ट स्लो ऑप्शन होता है, आप किसी एक स्लाइड को करना है तो एक स्लाइड को सिलेक्ट करके उसको आप कर दीजिए। पूरे अपने पावर पॉइंट में मान लीजिए 50 स्लाइड है, सबको करके आप कर देंगे तो सब चीजें एक साथ हो जाएंगी। और हेलो, इसी तरह से स्लाइड एनिमेशन आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि जब वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं, किसी की स्लाइड ऊपर से आती है, किसी की स्लाइड कागज से ऐसे निकलती है, किसी की सर्किल में घूम के आती है, तो ये कोई बनाया नहीं है उसने, आप एनिमेशन में जाके आप उसको आपने सिलेक्ट कर दिया। आप अगर अलग अलग स्लाइड को अलग अलग एनिमेशन में सिलेक्ट करेंगे तो आपकी हर स्लाइड जो है अलग एनिमेशन में आएगी। आपने अपने पूरे पावर पॉइंट को एक साथ सिलेक्ट करके सबको सिलेक्ट कर दिया तो सब स्लाइड एक ही फॉर्मेट में मूव करेगी। ये सब चीजें जब हम देखते हैं तो हमको लगता है ये सब बनाने में तो बड़ी मेहनत का काम, जबकि रियल में कुछ नहीं है, बस खाली आपको सिलेक्ट करना है, आप सिलेक्ट करिए, चीजें खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर बाकी चीज आपसे मुलाकात होती रहेगी।
उसमें मजीद चीजें हम आपको उसमें बताते रहेंगे। अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. Your excellent lecture has ignited a newfound interest and confidence in tackling computer skills. The impact of an insightful lecture will undoubtedly extend beyond the classroom, helping us in various aspects of professional and personal lives. Thank you so much, sir. Thank you.